हेलो बच्चा, वेलकम टू रैंकर फाइंडर यूट्यूब चैनल। तो बच्चा कैसे हो? मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया फूड रहा होगा, है ना। अपने जो तुम्हारा लक्ष्य है उसके प्रति पूरी तरह से डेडिकेट होगा। तो क्योंकि आप भी डेडिकेटेड हो, मैं तो हूँ ही डेडिकेटेड, तो इसीलिए आपके पीछे एक नया चैप्टर 7 आपका क्लास 10 का मैथ को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो आज फुल पोस्टमार्टम करेंगे इस चैप्टर का। बच्चा मैं आपको बता दूं, मैथ में ना एकदम मक्खन चैप्टर होता है। ये जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, एकदम मैथ का मक्खन चैप्टर होता है। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, सब्जेक्टिव में 2 नंबर का या 3 नंबर का आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आता नहीं है, तो जनरली आपको 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, ठीक है। 5 नंबर का जनरली नहीं आता है यहाँ से, है ना। तो लेकिन हाँ, 1 नंबर और 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो सब कुछ अगर मिला के बात किया जाए तो लगभग 15 से 18 नंबर के बीच आएगा, 200 नंबर में, है ना। जिस तरह अभी बिहार बोर्ड में बुफे सिस्टम चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं कि 15 से 18 नंबर का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आएगा। और मैं बता दूं कि तुम्हें मैं जो जो बोलूंगा ना कि ये आएगा, वहां पे नोट कर लेना, ठीक है। वो गारंटी आएगा, 2000% आएगा। जो बता दूंगा मैं आपको पहले ही बता दूंगा, आपको पढ़ाने के दौरान ही बता दूंगा, देखो इसको रट्टा मार लियो, आएगा ही आएगा। और रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग सेट कर दूंगा, है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति बहुत मक्खन चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है, मक्खन चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। इसीलिए बच्चा, चाहे जो भी बच्चा हो, जिसको मैथ समझ में आता है नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे साथ आ जाओ, मिलकर बातें करेंगे और फोड़ देंगे चैप्टर को, ठीक है। तो बिना किसी लेट का बच्चा शुरू कर रहा हूं। तुम्हारा सबसे जाने वाले चैप्टर जो 15 से 16 17 नंबर आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखे जा सकता है, जिस बच्चे का मैथ एकदम डाउट है, मैथ एकदम बढ़िया नहीं लगता है, मैं कहता हूं मेरे साथ रुक के चैप्टर पढ़ लेना पूरा, अंत से शुरू से अंत तक देख रहे हैं चैप्टर, तुम्हारे बीच कितना मक्खन हो जाएगा, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूं कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। तो आपने क्लास 9 में ये चैप्टर को पढ़े हो, है ना। क्लास 9 में भी ये चैप्टर आता है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें बेसिक बातें होती है ना, बेसिक जानकारी दी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, लेकिन बावजूद उसका कि क्लास 9 में पढ़ा आया, मैं पूरा क्लास 9 को लेकर क्लास 10 की ओर सफर कराऊंगा आपको, ठीक है। A to Z में आराम से समझा के लिख के आगे बढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, बिंदास रहना है। तो आ जाओ, निर्देशांक ज्यामिति किसको कहेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो लिखो, गणित का वैसा शाखा जिसमें गणित का वैसा शाखा जिसमें किसी बिंदु के निर्देशांक को बोलते हैं पता मतलब एड्रेस के बारे में अध्ययन की जाती हो, निर्देशांक ज्यामिति क्या कहता है। गणित का वैसा शाखा जिसमें किसी बिंदु के निर्देशांक का मतलब होता है कि उसका पता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसी समतल पे कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं उस मैथ के उस शाखा को हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। बहुत छोटा सा परिभाषा है और ये परिभाषा तुम्हारा पूछने वाला नहीं है ना। बोर्ड में कभी भी निर्देशांक ज्यामिति का परिभाषा नहीं पूछता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा बच्चा कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो कभी भी नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ते, है ना। आप पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, नंबर अपने आप आएगा, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड रखो अपना, ठीक है। तो गणित का वैसा शाखा मतलब ब्रांच होता है, ब्रांच मतलब जो उसकी डाली होता है उसको बोली जाती है, जिसमें किसी बिंदु के निर्देशांक के बारे में हम अध्ययन कर रहे होते हैं, उसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इस चैप्टर का जो जनक है बच्चा निर्देशांक
ज्यामिति का जनक, जनक का मतलब होता है पिता, रेने डकार्ते हैं, इसको डकार्ते या डेकार्ट कभी लिखा रहता है, डेकार्ट ऐसे, हिंदी थोड़ा थोड़ा है। निर्देशांक ज्यामिति का जनक रेने डकार्ते हैं। देख लो, ये वही इंसान है जिन्होंने क्या किया था, इस चैप्टर का जन्म दिया था। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर को जन्म देने वाला हमारा कौन है, रेने डकार्ते। ये बहुत ही आलसी आदमी हुआ करते थे, ठीक है। इनका मानना था कि बेड पे सोए सोए भी कुछ किया जा सकता है, और ये बेड पे सो के वैज्ञानिक बन गया, समझ लो। मैं इनके बारे में कहानी बहुत डिटेल में क्लास 9 में बताया हूँ। अगर आपको डिटेल में कहानी समझना है तो क्लास 9 पढ़ना पड़ेगा, तब मैं बता पाऊंगा। अभी फिलहाल इतनी बातें नहीं कर सकते, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति का जनक किसको बोला जाता है बच्चा, रेने डकार्ते। तो ये दो बातें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अब 9 के बारे में, 9 में जो पढ़ रखा है उसको मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन कराता हूँ। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात कि निर्देशांक ज्यामिति किसको बोलेंगे, ये गणित का वैसा शाखा है जिसमें हम लोग किसी बिंदु के निर्देशांक पढ़ते हैं, ठीक है। निर्देशांक के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम एड्रेस बताते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, इस चैप्टर को खोजा कौन था, फादर ऑफ दिस चैप्टर कौन है, रेने डकार्ते। या एक ऐसा वैज्ञानिक थे जो स्लिपरी मोड में रहना बड़ा पसंद करते थे, ठीक है, और सोए सोए वैज्ञानिक बन गया। तो ऐसा, तो रेने डकार्ते इस चैप्टर को डिस्कवर किए थे, खोजा गया था इनके माध्यम से, तो इसीलिए इस चैप्टर का जनक रेने डकार्ते है। आज इस चैप्टर के कारण है कि आज हमारे पास गूगल मैप है। आज जितना भी ओला उबेर वगैरह चल रहा है वो सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कारण ही चल रहा है बच्चा, समझ पा रहे हो। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खोज रेने डकार्ते नहीं किए होते तो आज शायद हमारे पास मैप नहीं होता, आज हमारे पास शायद गूगल मैप नहीं होता, आज ओला उबेर जैसा इस तरह के बिजनेस जो शुरू हो रखा है, ये सारी बातें नहीं होती। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारे दैनिक जीवन से रिलेट अगर करोगे तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है। चलिए खैर अब आगे बढ़ो, ठीक है। देखो बच्चा, तुम इस तरह का ना फोटो के बारे में जरूर कभी ना कभी देखा होगा, ऐसा फोटो के बारे में देखे हो बच्चा वाले, अगर देखे तो कमेंट में लिख के बताना। तुम इस तरह का एक लाइन होगा जो सोया होगा, एक ऐसा लाइन होगा जो खड़ा होगा, ठीक है। तो देखो ये जो एक्स एक्स डैश है ना, एक्स एक्स डैश है, इसको ये जो रेने डकार्ते हैं ना, पहले इन्होंने ये एक्स एक्स डैश को ना क्षैतिज रेखा बोला था। कौन सा रेखा बोला था, क्षैतिज रेखा। लेकिन लोग बोले कि भाई साहब क्षैतिज रेखा तो कुछ भी हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर नाम बताओ। इन्होंने क्या बताया, इस एक्स एक्स डैश को इन्होंने बोला ऐसा करो, एक्स निर्देशांक बोलो, एक्स निर्देशांक। समझ लो, ये जो सोई हुई लाइन है इसको पहला नाम पड़ा था क्षैतिज रेखा, दूसरा नाम पड़ा था एक्स निर्देशांक, तीसरा नाम इसका पड़ा था एक्स अक्ष, और फाइनल नाम इसका पड़ा था बच्चा भुज। फाइनल नाम क्या पड़ा था, भुज। तो एक्स एक्स डैश का जो रेने डकार्ते थे, इन्होंने क्या किया था, ये एक्स एक्स डैश का सबसे पहला नाम क्षैतिज रेखा बोला, फिर एक्स निर्देशांक बोला, फिर एक्स अक्ष बोला, और फाइनली भुज बोला। समझ गए। तो आपको याद रखना है कि जो एक्स एक्स डैश होता है इसको हम भुज कहते हैं, अंग्रेजी में अब्सिसा कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में बच्चा अब्सिसा कहते हैं, अब्सिसा। दूसरा वाई वाई डैश, देखो बच्चा वाई वाई डैश, इसको बोला ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा, है ना। देखो आप वाई वाई डैश क्या है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है ना, ऐसे खड़ा है। तो जो रेखा खड़ा हो उसको उन्होंने नाम दिया ऊर्ध्वाधर रेखा। ये ऊर्ध्वाधर रेखा को, ये वाला ऊर्ध्वाधर रेखा को आगे जाके इन्होंने बोला वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक। समझ लो, ये वाई वाई डैश को क्या बोला इन्होंने, वाई निर्देशांक है, जिसको अगला नाम इन्होंने दिया वाई अक्ष। क्या दिया बच्चा, वाई अक्ष। और फाइनली इसको कोटि के नाम से पॉपुलर किया, अंग्रेजी में इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। आज दुनिया का सभी लोग
जब भी निर्देशांक ज्यामिति की बात करता है तो जो रेखा एकदम लंबवत खड़ी होती है इस समतल पे, उस रेखा को कोटि बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोला जाता है। और जो रेखा एकदम कंप्लीटली सोई हुई रहती है, क्षैतिज रहती है, उस रेखा को भोज अब्सिसा बोला जाता है। ठीक है जी, ये दो बातें आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए। सही है, हम सोई हुई रेखा को क्या बोलेंगे, इसको भुज बोलेंगे, और जो रेखा है खड़ी है इसको हम कोटि बोलेंगे। ठीक है जी, बहुत सिंपल बात है। जो रेखाएं सोई हुई है उसको भुज, और जो रेखाएं खड़ी है उसको कोटि। एक और बात देखना बच्चा, इसी में ओ एक्स अगर तुम देखोगे, ओ एक्स देखो, ओ से इधर चलो, तो आपको ये तो दिखेगा भुज ही, लेकिन ओ से इधर जाओगे तो आपको धनात्मक भुज दिखेगा, धनात्मक भुज दिखेगा। बात समझ लो, अगर ओ से राइट साइड जाओगे एक्स के तरफ तो आपको भुज तो मिलेगा, लेकिन वो भुज धनात्मक होगा। वैसे ही ओ से वाई डैश की तरफ जाओगे बच्चा तो आपको पुनः भुज मिलेगा, लेकिन वह भुज ऋणात्मक भुज होगा। समझ लो, वह भुज बच्चा ऋणात्मक भुज होगा। ठीक है, आपको वैसे भी पता ही है, ये सब बातें मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। आप यहां से लेफ्ट साइड जाओगे एक्स डैश की तरफ तो आपको नेगेटिव मिलेगा, और यहां से राइट साइड जाओगे एक्स की तरफ तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर ओ से वाई की तरफ जाओगे, ओ से वाई की तरफ, तो आपको धनात्मक कोटि मिलेगा, और ओ से वाई डैश की तरफ आओगे बच्चा तो आपको कोटि कैसा मिलेगा, ऋणात्मक कोटि मिलेगा। और मैं बता रहा हूं कि एक बात जो कुछ भी बता रहा हूं इस सबको आप अच्छे से अपने नोट कॉपी में नोट करना। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूं ना इतना ही तुम कर लेना बस। मैं गारंटी बोलता हूं, अगर 15 नंबर आया ना चैप्टर से तो 1 नंबर भी तुम्हारा छूटेगा। अगर 20 नंबर आया तो 20 का 20 बटोर के आओगे, गारंटी बोलता हूं। चाहे तुम कमजोर स्टूडेंट हो, चाहे तुम तेज स्टूडेंट। कमजोर तेज कोई नहीं होता बच्चा, समझ लो। सारा खेल है मेहनत का, मेहनत जो कर लिया वो तेज है, जो मेहनत नहीं कर पाया कमजोर है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर हमको धनात्मक भुज चाहिए किधर जाना पड़ेगा, राइट साइड। ऋणात्मक भुज चाहिए किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड। धनात्मक कोटि चाहिए किधर जाना पड़ेगा, ऊपर। ऋणात्मक कोटि चाहिए किधर जाना पड़ेगा, नीचे। ठीक है, धनात्मक कोटि के लिए ऊपर, धनात्मक ऋणात्मक कोटि के लिए नीचे, धनात्मक भुज के लिए राइट, और ऋणात्मक भुज के लिए लेफ्ट। समझ पा रहे हो, राइट धनात्मक भुज, लेफ्ट ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। उम्मीद है तुमको ये बातें दिमाग में बैठ गया होगा, और ये बातें को आपको लिखना है। ठीक है, अपने कॉपी में लिखो इसको। एक और बात अच्छे सुनिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको। ये जो एक्स अक्ष है बच्चा और ये जो वाई अक्ष है, ये दोनों को कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, पहली बात सुन लो, ये जो एक्स अक्ष है और ये जो वाई अक्ष है, ये दोनों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। बिल्कुल सही बात है, आपको पता भी होगा मूल बिंदु को अंग्रेजी में ओरिजिन बोलते हैं, और इसीलिए उसको जनरली सामान्य रूप से ओ से सूचित किया जाता है ना। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक अगर आप लिखना चाहते हो बच्चा, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, उस बिंदु का भुज लिखते हैं, और फिर हम लोग लिखते हैं कोटि। और अगर भुज देखेगा बच्चा तो भुज जो होता है, भुज क्या होता है, भुज इधर होगा या इधर होगा, ये वाई अक्ष से दूरी होता है। ठीक है, भुज जो हमारा होगा ये होगा वाई अक्ष से दूरी, और कोटि जो होगा ये होगा हमारा एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कोटि क्योंकि ऊपर होता है या नीचे होता है, ऊपर तभी मिलेगा जब एक्स अक्ष से ऊपर जाएंगे, या नीचे तभी मिलेगा जब एक्स अक्ष से नीचे आएंगे। भुज हमारा या तो राइट मिलेगा या तो लेफ्ट मिलेगा। तो राइट जाने के लिए वाई अक्ष से दूरी, और लेफ्ट आने के लिए भी वाई अक्ष से दूरी। तो भुज को हम लोग वाई अक्ष से दूरी बोल सकते हैं, और कोटि को हम लोग एक्स अक्ष से दूरी बोल सकते हैं। आपको ये बातें दिमाग में बैठ सकता है तो बैठा लेना। अदरवाइज आप याद रखना कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के क्रम में हम सबसे पहले उस बिंदु का भुज लिखते हैं, और फिर उसका हम कोटि लिखते हैं। ये नियम ही है। ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हैं, तो आप सोच के बताओ क्या करना चाहिए।
पहले कोटि लिखते हैं या भुज लिखते हैं, यही तो करते हैं। और क्या करते हैं, कुछ तो लेना था ना, या तो भुज लेते पहले या फिर कोटि लेते। तो लेने वाला भुज ले लिया। कौन थे वो यही थे पप्पा जी, जिस चैप्टर को खोजा है, समझ लो। उन्होंने क्या किया कि पहले हम भुज लेते हैं, उसके बाद कोटि लेते हैं। तो बस ये नियम बन गया, और जो नियम बन गया उसको हमको आपको सबको फॉलो करना होता है ना, डिसिप्लिन, समझ लो। डिसिप्लिन के साथ नो छिड़काने, ठीक है। तो जो नियम बन गया उसको फॉलो करने का, ठीक है। तो फर्स्ट आपको किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आप उस बिंदु का भुज लिखोगे, फिर कोटि लिखोगे, बीच में कोमा दोगे और छोटी ब्रैकेट दोगे दोनों तरफ, ठीक है। बात समझ लो, पहले भुज, कोमा, कोटि और दोनों तरफ छोटी ब्रैकेट, जिस तरह में यहां है। भुज को y अक्ष से दूरी बोल सकते हैं, कोटि को x अक्ष से दूरी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, बढ़िया। अब आगे देखो, इंपॉर्टेंट बात, ये जो x अक्ष है बच्चा और ये जो तुम्हारा y अक्ष है जिसको भुज और कोटि बोलते हैं, ये दोनों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। x अक्ष तथा y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु ब्रैकेट में ओरिजिन कहा जाता है। समझ में आया बच्चा? ये जो x अक्ष है और ये जो y अक्ष है, ये दोनों के जो कटान बिंदु है जिसको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। और मूल बिंदु को हमेशा O द्वारा सूचित किया जाता है। एक बार अगर थ्योरी समझ गया ना बच्चा, तो मुझे लगता नहीं है कि दुनिया के कोई भी किताब उठाओगे तुमसे नहीं बनेगा। और इतना ही बोलता हूं, मेरे साथ रह के एक बार पूरी तरह चैप्टर समझ लो, वन बाय वन। आने वाला कल कोई भी किताब उठा लो, एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा, दुनिया के किसी भी तरह की किताब उठा लो, हर क्वेश्चन को फोड़ देगा। बस जितना बता रहा हूं, अब धीरे धीरे अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। बस इतना ही करना है, और तुम खाली गौर से सुनो, सब समझ में आ जाएगा। तो मैंने बोल दिया कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का हमेशा O द्वारा सूचित किया जाता है, और इसका निर्देशांक जो होता है बच्चा हमेशा 0,0 होता है। अब देखो ना, मूल बिंदु यहीं से शुरू ही हो रहा है, तो यहीं से जब शुरू हो रहा है तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। निर्देशांक को तीन लाइन से लिखते हैं। 3 लाइन अगर लिख दिए तो किसी भी बिंदु का हम निर्देशांक लिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? ये 3 लाइन का मतलब हो गया निर्देशांक, इसका हो गया मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। और मैं गारंटी बोल रहा हूं, ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इसको, ये वाला क्वेश्चन ना आपके बोर्ड एग्जाम में लिख लेना, 2026 में जरूर आएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। क्यों? क्योंकि बात देख लो आप, यहीं से तो हर कहानी शुरू होती है। यहां से जाओगे राइट साइड भी तो यहीं से जाओगे, लेफ्ट साइड भी तो यहीं से जाओगे, बॉटम आओगे तब भी इधर से, और ऊपर जाओगे तब भी यहां से। समझ लो, चाहे लेफ्ट जाओ, चाहे राइट जाओ, चाहे ऊपर जाओ, चाहे नीचे जाओ, आपको ओ से ही जाना पड़ेगा। और इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, ठीक है जी। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, गारंटी आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। बढ़िया। अब देखो आगे, एक्स अक्ष जिसको तुम भुज बोल रहे हो तथा वाई अक्ष समतल को 4 भागों में विभाजित करती है, जिसे चतुर्थांश, अंग्रेजी में बोलो तो क्वाड्रेंट, कहा जाता है। बच्चा बड़े देख लो,
तुम्हारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखो एक्स अक्ष कौन है, ये वाला, ये वाला। वाई अक्ष कौन है, ये वाला, मतलब भुज और कोटि। ये अगर एक समतल मान लो, इसको समतल को तल भी बुलाया जाता है, प्लेन भी बुलाया जाता है, ठीक है। तो इसको देखोगे तो कितने भागों में बांट रहा है, देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भागों में विभाजित करता है। बात समझ लो, जो तुम्हारा एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, ये समतल को कितने भागों में बांट रहा है, 4 भागों में बांट रहा है। और प्रत्येक भाग को एक चतुर्थांश बोलेंगे। चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भाग का एक हिस्सा, 4 भाग का एक हिस्सा को चतुर्थांश बोलेंगे। ये भी एक चतुर्थांश है, ये भी एक चतुर्थांश है, ये भी एक चतुर्थांश है, ये भी एक चतुर्थांश। बात समझ लो, तो 4 भाग को चतुर्थांश बोलेंगे, ठीक है। तो क्या लिख दिया हूं मैं, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष समतल को 4 भागों में बांटती है, जिसे चतुर्थांश कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो 4 भाग हमारा क्या हुआ, एक ये वाला, पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग देखो यहां पे ये हो गया, तीसरा भाग देखो हमारा ये हो गया, और चौथा भाग देखो बच्चा ये हो गया। तो 4 भाग हो गया। तो पहला को हम लोग बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। पहला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, प्रथम चतुर्थांश, अंग्रेजी में बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये इसमें कोई भी बिंदु रहेगा, उसका भुज क्या होगा, प्लस होगा, और उसका कोटि भी क्या होगा, प्लस होगा। तो इसका इस प्रथम चतुर्थांश का भुज भी प्लस होगा और कोटि भी प्लस होगा, ठीक है जी। प्रथम चतुर्थांश का भुज भी प्लस होगा, कोटि भी प्लस होगा। किसी भी बिंदु का भुज अगर देखोगे तो प्लस आएगा। प्लस का मतलब होता है 0 से बड़ा, ना 0 और ना 0 से छोटा। प्लस का मतलब 0 से बड़ा होगा। तो अगर कोई बिंदु दिया है, उसका निर्देशांक धनात्मक दिया है, 1,2 दिया है, तो बता दो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, ये होगा प्रथम चतुर्थांश। उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा। दूसरी बात, दूसरा देखो ये बात, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, इसमें देखो इधर अगर देखेगा तो इधर हमारा भुज है, जो कि भुज क्या है, ऋणात्मक है, और ये क्या ऊपर वाला कोटि है, कोटि क्या है, धनात्मक है। पहले भुज लिखते हैं तब कोटि लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इसमें अगर सेकेंड चतुर्थांश में जाओगे तो इसमें तुमको कैसा मिलेगा बच्चा, ये मिलेगा माइनस कोमा प्लस। मतलब यहाँ पे भुज माइनस में रहेगा और कोटि प्लस में रहेगा। मतलब जैसे मान लो कि उदाहरण में दो -1,2, तो -1,2 मतलब पहला -1 है, इसका मतलब भुज ऋणात्मक है, और 2 का मतलब दूसरा कोटि है, और ये पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक है, इसका मतलब हमारा दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे। अब देखो बच्चा ये तीसरा है, तीसरा इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, इसको बच्चे बाटे तृतीय चतुर्थांश बोलेगा। और इसको अगर तू अच्छे से देखेगा, इधर देखो भुज क्या है तुम्हारा, भुज है ऋणात्मक, और कोटि क्या है बच्चा, ये भी है ऋणात्मक। तो यहां पर आपको भुज भी ऋणात्मक मिलेगा और कोटि भी ऋणात्मक मिलेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि -3,-5 किस चतुर्थांश में होगा। पहला में तो नहीं होगा, क्योंकि पहला में दोनों प्लस चाहिए, दूसरा में माइनस प्लस चाहिए, तीसरा में माइनस माइनस। अच्छा, तृतीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। और लास्ट बच गया बच्चा, इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, जिसमें भुज देखो, भुज क्या है प्लस और कोटि क्या है माइनस। तो इसमें जो होगा तुम्हारा होगा प्लस कोमा माइनस। समझ गया, पकड़ में आ गया। तो आपका जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है बच्चा, वो क्या करता है, किसी भी प्लेन को 4 भागों में बांटता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को हम एक चतुर्थांश कहते हैं। और क्योंकि 4 भागों में बांटा है, तो पहला को हम प्रथम चतुर्थांश, दूसरा को हम द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा को हम तृतीय चतुर्थांश, और चौथा को हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। अब प्रथम चतुर्थांश में हमने जाके एक बार झांक के देखा, तो पता चला कि प्रथम चतुर्थांश के लिए भुज भी प्लस
और कोटि भी प्लस, मतलब प्लस प्लस होगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड चतुर्थांश में जब मैं जाके देखा तो हमें पता चला कि यहाँ पे भुज भी, भुज क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और कोटि क्या होता है, धनात्मक। थर्ड में जब मैंने आया तो देखा भुज तो ऋणात्मक है ही, लेकिन कोटि भी ऋणात्मक हो गया, तो माइनस माइनस। सिमिलरली जब मैं फोर्थ में गया तो मैंने क्या देखा कि भुज यहाँ धनात्मक है लेकिन कोटि ऋणात्मक है, तो इसीलिए प्लस कोमा माइनस। समझ में आया जी? एकदम समझ में आया होगा। तो आपने क्या देखा कि एक्स अक्ष वाई अक्ष चार भागों में बांटा, और चारों का भुज और कोटि किसमें किसमें प्लस प्लस होता है, किसमें किसमें माइनस माइनस होता है, किसमें माइनस प्लस होता है, और किसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है, सही है ना? एकदम मक्खन है। और वो एक क्वेश्चन तो यहां से गारंटी आएगा। एक क्वेश्चन तो आपका हो गया कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, पक्का आएगा, और दूसरा यहां से पक्का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन -3,4 किस चतुर्थांश में होगा? -3,4 किस चतुर्थांश में होगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो अभी तक तो तुम दे भी दिया होगा ऐसा ना, -3,4। आप बोलोगे अच्छा प्लस प्लस माइनस प्लस, वेरी नाइस। पहला माइनस है फिर प्लस है, इसका मतलब दूसरा है। समझ लो? तो इस तरह का एक बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसमें क्या कुछ दम थोड़ी है ना। अगला क्वेश्चन 4,6 किस चतुर्थांश में होगा? ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, और डी में चतुर्थ। बता दो भाई। तो आप बोलोगे सर क्या मजाक वाला क्वेश्चन लिख रहे हो, 4 भी प्लस है, 6 भी प्लस है, प्लस प्लस प्रथम में। बहुत बड़ा, समझ लो? तो इसको लॉलीपॉप क्वेश्चन बोलते हैं ना। तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में, एक वहां से मूल बिंदु का और एक यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन गारंटी पूछने वाला है आपसे। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। समझ में आ गया जी? प्लस का मतलब होता है 0 से बड़ा, और माइनस का मतलब होता है 0 से छोटा। ठीक है, तो मैं 0 से बड़ा और 0 से छोटा की बात किया हूं, 0 की बात नहीं किया हूं। करूंगा, आगे जाके करूंगा, टेंशन ना हो। पकड़ में आ गया? तो इस तरह का छोटे छोटे क्वेश्चन देगा तो मुझे लगता है छोड़ देगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देने का मन कर रहा है। 3,5 में कोटि का मान होगा। 3,5 में कोटि का मान होगा। ए में 3, बी में 5, सी में -3, और डी में -5। आप बोलोगे सर क्या ही बोल रहे हो है ना? कोटि कितना होगा? तो पहला तो भुज लिखते हैं बच्चा, उसके बाद कोटि लिखते हैं, तो 5 भी हो गया है ना। कोटि पूछा था तो इसका मतलब 5 के बारे में बात कर रहा था। इसी में अगर बोलता है कि भुज बता दीजिए कितना होगा, तो भुज कितना होगा, चलिए, है ना। जब भी हम पहला बात लिखते हैं तो भुज होता है, सेकंड होता है कोटि। तो अगर कोई बिंदु का निर्देशांक लिख देगा आपको और उससे भुज या कोटि पूछ लिया जाएगा तो नहीं बता पाओगे क्या? लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा है कि इस तरह का सवाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ उसका भुज या कोटि क्या है। -5,2 का भुज क्या होगा? भुज हो क्या होगा? ए मैंने दिया -5, बी मैंने दिया 5, सी मैंने दिया 2, और डी मैंने दिया -2। तो ऑब्वियस है 5 ही होगा, है ना। भुज बोल रहा है तो 5 ही होगा। सही है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का बहुत छोटा छोटा बच्चा वाला टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। पहला मूल बिंदु से, दूसरा चतुर्थांश से, तीसरा कोटि या भुज पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉक कर लेना, गारंटी आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे एक बार और इसी चतुर्थांश को फिर से झांकेंगे तो देखेंगे प्रथम चतुर्थांश के लिए हमारा क्या था, भुज प्लस था और कोटि भी बच्चा प्लस था। भुज प्लस था और कोटि भी प्लस था। और मैंने बोला कि प्लस का मतलब होता है 0 से बड़ा और माइनस का मतलब होता है 0 से छोटा। 0 नहीं, है ना। तो क्योंकि दोनों प्लस है तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि भुज का मान
0 से बड़ा होगा और कोटि का मान भी 0 से बड़ा होगा। अगर समझ में आया तो बोल भाई। प्लस प्लस जो लिखा हुआ है ना, प्लस का मतलब 0 से बड़ा और प्लस का मतलब 0 से बड़ा, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में भुज का मान भी 0 से बड़ा होगा और कोटि का मान भी 0 से बड़ा होगा। सेकंड में क्या है बच्चा, माइनस प्लस। सेकंड में क्या है, देखो माइनस प्लस है। माइनस का मतलब होता है 0 से छोटा। तो इसमें बच्चा तुम्हारा जो भुज होगा वो होगा 0 से छोटा और जो तुम्हारा कोटि होगा ये होगा 0 से बड़ा, ठीक है। प्लस का मतलब कोटि 0 से बड़ा और माइनस का मतलब 0 से छोटा, ठीक है। इसी तरह जब तुम तीसरा चतुर्थांश में जाओगे तो तीसरा में तुमको मिलेगा माइनस कोमा माइनस। देख लो, माइनस कोमा माइनस, इसका मतलब यहां पर भुज भी मिलेगा तुमको 0 से छोटा और कोटि भी मिलेगा तुमको 0 से छोटा। समझ रहे हो जी। इसी तरह चौथा में अगर जाओगे तुम, चौथा में जाओगे बच्चा तो देखो क्या है, प्लस माइनस। क्या है, प्लस माइनस। प्लस का मतलब भुज, भुज तुम्हारा क्या मिलेगा 0 से बड़ा और माइनस का मतलब कोटि, कोटि मिलेगा 0 से छोटा। ये छोटा सा रफ वर्क भी तुम्हें आनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। कभी कभी तुमको ऐसा लिख देगा कि अगर पहला चतुर्थांश में कोई कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक x, y था, तो बताओ कि x और y क्या होगा। तो x बड़ा होगा 0 से, y भी बड़ा होगा 0 से, है कि नहीं, क्योंकि x भुज है, y कोटि है, भुज बड़ा होगा 0 से। इसी तरह बोलेगा दूसरा में अगर p चल गया, x, y अगर दूसरा में चला गया तो बताओ क्या होगा। तो बोलेगा भैया x का मान 0 से छोटा होगा और y का मान 0 से बड़ा होगा। बस समझ लो कि नहीं। इसी तरह बोलेगा अगर तीसरा में चला जाएगा तो बताओ क्या होगा। बोलेंगे बहुत सिंपल है, x का मान क्या होगा, ये भी 0 से छोटा होगा, y का मान भी 0 से छोटा होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। वैसे अगर बोलेगा चौथा में p चला गया, x, y, तो क्या होगा। बोले भाई क्या बात कर रहा है, x 0 से बड़ा होगा, y 0 से छोटा होगा, है ना। तो दिस इज द वेरी स्मॉल थिंग्स व्हिच आई थिंक यू गेट। समझ में आया देखो। अरे बहुत हल्का है जी, बहुत हल्का है। अगर तुम समझ पाओ ना तो बहुत हल्का है, और मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा तुमको समझ में तो आ ही गया होगा। क्या आया होगा, चलो पकड़ में आ रहा है। तो बहुत सिंपल है यार। फर्स्ट चतुर्थांश में, पहला चतुर्थांश में जाओगे तो भुज भी प्लस मिलेगा, कोटि भी प्लस मिलेगा। दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। लेकिन बहुत बार बच्चे के दिमाग में ना, मतलब जब हम लोग भी पढ़ते थे ना, तो एक बात लगता था सर कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, हम पहला में तो प्लस प्लस क्लियर है सर, पहला में भी प्लस प्लस क्लियर है और तीसरा में भी प्लस प्लस माइनस माइनस क्लियर है। लेकिन ये दोनों में ना अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था जब मैं पढ़ता था। तो आ जाओ एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं तुमको कैसे याद रखना है। ठीक है, स्टार्ट करना है बच्चा प्लस प्लस। कहां से स्टार्ट करना है, प्लस प्लस। अब पहला तो माइनस करो, इसको प्लस से करना। अब जिसको माइनस किया उसको रहने दो, सेकंड वाले को माइनस कर दिया। अब जिसको सबसे पहले माइनस किया था उसको सबसे पहले प्लस करो। तो पहला जो लिख दिया फर्स्ट में चला गया, दूसरा जो लिख दिया सेकंड में चला गया, तीसरा जो लिख दिया थर्ड में चला गया और चौथा जो लिख दिया फोर्थ में चला गया। पता नहीं समझ में आया कि नहीं, फिर से बोल रहा हूं। पहले तो प्लस प्लस दोनों लिख, फर्स्ट हो गया। अब पहला जो प्लस है उसको माइनस करो, दूसरा को वैसे ही रहना, सेकंड में चला जाएगा। पहला को वैसे ही रहना तो दूसरा को भी माइनस करो, थर्ड में चला जाएगा। अब क्योंकि पहला को पहली बार किया था, सबसे पहले किया था माइनस, अब जिसको सबसे पहले माइनस किया था उसको सबसे पहले प्लस करो, प्लस कर दिया। इसको ऐसे करना, चौथा में चल गया। अब इसको वैसे ही रहने दोगे और इसको भी प्लस कर दोगे तो वापस फिर से पहला में चल जाएगा। एंड दिस विल कंटिन्यू रिपीटेड। समझ में आया? प्लस प्लस पहला, पहला प्लस को माइनस करो, इसको एज इट इज छोड़ दो, दूसरा इसको ऐसे रख दो, इसको भी माइनस कर दो, तीसरा। अब जिसको सबसे पहले माइनस किया था फिर प्लस करो, इसको ऐसे रख दो, चौथा। अब इसको भी अगर प्लस कर दोगे तो वापस पहला में चला जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, इसी तरह याद रखना है, ट्रिक वाइज, और कुछ नहीं। रटना तो है ही नहीं यार, चीजें रटना ही नहीं है ना। और अगर चीजें तुम रटोगे नहीं ना बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और नंबर तो ऐसे बटोर के जाओगे, बहुत सिंपल है नंबर उठाना। ठीक है, चलो आगे। एक और बात बता दूं, ये पूरे को ना, ये पूरे को हम लोग कार्तीय तल बोलते हैं। कौन तल? कार्तीय तल, अंग्रेजी में कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, समझ गया? कौन दिया था? वही दिया था बगल में,
रे ने देखा, ठीक है, ये इन्होंने ही दिया था, इसको कार्तीय तल बोला था कि पूरा एक्स अक्ष को वाई अक्ष को इकट्ठे अगर बुलाना हो तो क्या बुलाओगे, कार्तीय तल बोला। कार्तीय तल मतलब कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ो। तो आपको तीन बातें समझ में आ गया होगा और तीन तरह का क्वेश्चन आ गया तो बना लोगे। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है जले लेख, कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, ये आ गया तो जल्दी लिख कमेंट में यस। तीसरा, कोई बिंदु देगा उसका भुज या कोटि पूछ लेगा, पता चल गया, यस जल्दी। तो बच्चे बाटे यहां तक मुझे लगता है तुम्हें समझ में आया होगा। अब आओ कुछ नया बातें। एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। तो बड़ी बात एकदम याद रखेगा कि x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु मान लो कि x अक्ष पे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ बताएंगे, यहाँ आएगा तो हम बता देंगे कि प्लस प्लस होगा, यहाँ आएगा तो बता देंगे माइनस प्लस होगा, इसमें आएगा तो बता देंगे माइनस माइनस होगा, यहाँ पे आएगा तो बता देंगे प्लस माइनस होगा। लेकिन सोचो कि जब कोई बिंदु x अक्ष पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ कहीं भी हो x अक्ष पे, तो क्या कहोगे? तो याद रखिएगा x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। x, 0 का मतलब भुज, कोट 0 होता है। मतलब ऐसा कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित हो तो उसका कोटि का मान हमेशा 0 होगा। कोटि का मान क्या होगा बच्चा? हमेशा 0। देखो ना यहाँ पे कोटि ही तो है, पहला भुज लिखाओ, दूसरा कोटि लिखाओ। तो कभी भी कोई भी बिंदु x अक्ष पर अगर होगा तो आप धड़ल्ले से बोल सकते हो कि उसका कोटि 0। पक्का पकड़ में आया ना? ऐसे ही अगर मैं तुमको बोलूं कि y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बच्चा? 0, y होगा। अर्थात यह कि y अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसका भुज का मान हमेशा 0 होगा। देखो तो मैं, अगर कोई y अक्ष पे चलना शुरू किया तो क्या x को उसने छेड़ा क्या? नहीं ना। तो x को जब छेड़ेगा नहीं तो छेड़ूला नहीं कहलाएगा, और जो छेड़ूला नहीं कहलाएगा वो तो 0 ही होगा ना, समझ लो। तो वैसे ही अगर कोई y अक्ष पे चलना शुरू किया तो y अक्ष पे जब मैं चलूंगा तो क्या मैंने x अक्ष को छेड़ा क्या? सॉरी, मैं जब x अक्ष पे चलूंगा तो y अक्ष को छेड़ा क्या? नहीं ना। जब मैं x अक्ष पे चलूंगा तो y का मान 0 होगा, बोले तो कोटि का मान 0 होगा। जब मैं y अक्ष पे चल रहा होगा तो क्योंकि मैं y को पे चलने के दौरान x को नहीं छेड़ा तो x का नहीं छेड़ा का मतलब भुज 0 हो गया, ठीक है। तो ये बात याद ही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो x, 0 होगा, बोले तो कोटि का मान 0 होगा। और y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0, y होगा, बोले तो भुज का मान 0। कोटि का मान 0 कहां पर? बोलो बोलो, कोटि का मान 0 कहां पर? x अक्ष पर। भुज का मान 0 कहां पर? y अक्ष पे। कोटि का मान 0 कहां पे? x अक्ष पे। भुज का मान 0 कहां पे? y अक्ष पे। एक बार और, कोटि का मान 0 कहां पे? x अक्ष पे। भुज का मान 0 कहां पे? y अक्ष पे। पकड़ में आ गया? बहुत बढ़िया। हाँ, एक क्वेश्चन है 3, 0 स्थित होगा। 3, 0 स्थित होगा ए में, प्रथम चतुर्थांश बी में, द्वितीय चतुर्थांश सी में, तृतीय चतुर्थांश डी में, चतुर्थ चतुर्थांश। बताओ। तो आप बोलोगे सर मैंने तो प्लस प्लस जानता हूं, पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस माइनस होता है। और आपने तो बताया कि प्लस और माइनस का मतलब होता है प्लस होगा तो 0 से बड़ा और माइनस होगा तो 0 छोटा। फिर तो ये ना तो यहाँ पे चौथा ना, ठीक है। फिर ये ना तो पहला में होगा क्योंकि पहला में तो प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस मतलब दोनों 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक तो 0 आ गया, नहीं चलेगा।
दूसरा मतलब माइनस प्लस होता है, पहला तो माइनस ही नहीं है, नहीं चलेगा। तीसरा में माइनस माइनस होता है, बिल्कुल नहीं चलेगा, इसका मतलब डी आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ये बिंदु कहां पे स्थित है बच्चा, देखो इस तरह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये बिंदु एक्स अक्ष पर होगा। कहां पे होगा? एक्स अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि कोटि जीरो है, समझ लो। कोटि जीरो देखते ही आपको बता देना है कि वो बिंदु एक्स अक्ष पर होगा। वैसे ही 0, -5 स्थित होगा, कहां होगा भाई साहब? प्रथम में वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर और डी में ना। तो प्रथम में तो नहीं होगा, क्योंकि प्रथम के लिए प्लस प्लस चाहिए, जो कि नहीं चलेगा। अच्छा, हम देख रहे हैं क्या है, भुज 0। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया। मतलब ये 0, y का फॉर्मेट का, देखो भुज क्या है, भुज 0, इसका मतलब कहां होगा? y अक्ष पर होगा। y अक्ष है क्या? समझ गया ना? इस तरह का चिरकुट क्वेश्चन आएगा और तुम्हें आसानी से उड़ा देना है, ठीक है, बिना किसी दम लगाए उड़ा देना। दिस इज ऑल चिरकुट काइंड ऑफ क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन, चूसते रहो, ठीक है। आसान टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा आसानी से सॉल्व होता है। मुझे लगा तुम्हें समझ में आई होगी। तो आपको अगर प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश या एक्स अक्ष या वाई अक्ष कहीं से बिंदु उठा के दे दे, आप उसे आराम से पोस्टमार्टम कर सकते। हाँ यार, बता दो, कर लोगे ना? बिल्कुल कर लेंगे, है ना। अगर भुज 0 वाई अक्ष पे, अगर कोटि 0 एक्स अक्ष पे, अगर दोनों प्लस प्लस, प्रथम चतुर्थांश में एक माइनस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में दोनों माइनस, तृतीय में एक प्लस एक माइनस, चतुर्थ में। बहुत सिंपल बात है, ठीक है जी। उम्मीद है यहां तक आपको आया होगा समझ। आगे बात करते हैं। अब अच्छी बात है, देखना बच्चा, एक्स अक्ष से दूरी, कभी ना आपसे पूछ देगा कि एक्स अक्ष से दूरी बताओ, तो देखो ये एक्स अक्ष है हमारा, है ना जी, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष से दूरी या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। क्या कहते हो? सही बोल रहा हूं ना? देखो ये तुम्हारा एक्स अक्ष है, और अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो या तो ऊपर जाना होगा तेरे को, या तो नीचे आना होगा, हाँ या ना? तो जब भी बच्चा एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो तुम्हें एक्स अक्ष से ऊपर या नीचे जाना पड़ेगा, और ऊपर जाओगे तब भी तुम्हें कोटि ही मिलेगा, नीचे आओगे तब भी तुम्हें कोटि ही मिलेगा, बोले तो कोटि के बराबर होता है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी कोई बिंदु दे देगा और बोलेगा उस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी बताओ, तो उस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक होगा, बोले तो कोटि होगा, ठीक है। वैसे ही वाई अक्ष से दूरी, किसी बिंदु का वाई अक्ष से दूरी बोलेगा, तो देखो वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, या तो इधर होगा या तो इधर आओगे, सही बात है ना। वाई अक्ष से दूरी का मतलब वाई अक्ष से दूर जाओगे या इधर, अगर धनात्मक में दूर गया तो इधर जाओगे, अगर ऋणात्मक में दूर गया तो इधर आओगे, तभी तो वाई अक्ष से दूरी पता चलेगा, क्योंकि वाई अक्ष तो यहाँ पे है ना, इससे दूर जाओगे या तो इधर जाओगे या तो इधर जाओगे, और इधर जाओगे तब भी भुज मिलेगा, इधर आओगे तब भी भुज मिलेगा, बोले तो ये भुज के बराबर। समझ रहे हो? अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछ ले, शॉर्ट में याद रखना, जिससे दूरी पूछेगा वो नहीं होगा दूसरा का होगा। एक्स अक्ष से पूछ रहा है, एक्स वाला मान नहीं होगा, वाई वाला होगा। वाई अक्ष से पूछा है, वाई वाला मान नहीं होगा, एक्स वाला होगा। समझ में आया? अगर दूरी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाए, बच्चा बोलेगा किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी बताओ, तो उस बिंदु का वाई वाला मान मतलब कोटि वाला होगा, और अगर एक्स से पूछा तो वाई का होगा, और वाई का पूछा तो एक्स वाला होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, 2,3 की दूरी एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से होगी। ए में 2,3 दूरी बोल रहा है ना, 2,3 बी में, 3,2 सी में, -3,2 डी में 2,-।
समझ गए बच्चों बेटे? ये छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि 2,3 एक निर्देशांक दिया हुआ है किसी बिंदु का और कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी बताओ और वाई अक्ष से दूरी बताओ। तो फिलहाल अभी देख लो तुम, एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है? कोटि। कोटि कितना है? 3। तो पहला आंसर में आ गया 3। फिर वाई अक्ष से बोला है तो वाई अक्ष से दूरी क्या होता है? भुज। भुज इसमें कितना है? 2। आंसर आ गया 3,2 कहीं है क्या? हाँ, समझ गया? एकदम चिरकुट क्वेश्चन, एकदम मक्खन क्वेश्चन, पकड़ पा रहे हो कि नहीं? एकदम मक्खन क्वेश्चन है। अगर अच्छे से समझा तो दुनिया का ऐसा कोई ताला नहीं है जो तुमसे खुलेगा नहीं, समझ लो। और हम सब का बस एक ही नारा, 500 में 500 हो हमारा। इस पर काम करना आपके हक होनी चाहिए, आपके दायित्व होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि जीवन में आए हो एक बार, ऐसा बवाल करो कि हमेशा लोग याद करें तुम्हें, है ना? बात समझ में आ गया ना? एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। -2,3 की दूरी y अक्ष से होगी। इस बार मैं ऑप्शन नहीं देता हूं, डायरेक्ट बताऊं y अक्ष से क्या होगा। y अक्ष देख लेते हैं, y अक्ष से भुज होता है, भुज कितना? -2 हो गया आंसर, -2। नो डाउट दूरी धनात्मक हमेशा होता है, लेकिन क्योंकि भुज के बारे में बात किया जा रहा है तो भुज -2 होगा, हो गया आंसर। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता, याद रखना, ठीक है? लेकिन अभी हम फिजिक्स से नहीं पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स से नहीं पढ़ रहे हैं। फिजिक्स के नजर में दूरी ऋणात्मक हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन क्योंकि अभी हम फिजिक्स से नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम मैथ पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए जो चिन्ह होगा उसको उसी नजर से देखेंगे। मैथ के नजर से मैथ में माइनस को माइनस से और प्लस को प्लस से देखेंगे। हाँ, बता दो किसी को तकलीफ? पहला क्वेश्चन मूल बिंदु का निर्धारण, दूसरा क्वेश्चन किस चतुर्थांश में होगा, तीसरा क्वेश्चन कोई बिंदु तो देगा, उसका भुज या कोटि पूछा जाएगा, और चौथा दूरी पूछा जाएगा। क्या कहते हैं? फोड़ दोगे कि नहीं? अरे फोड़ देगा कि फूट जाएगा भाई साहब? फोड़ देना यार, फूटना नहीं, है ना? हमारे रहते नहीं फूटना। तो मैं छोटी छोटी, और मैं एक बात बता दूं बच्चा, अभी भी हम लोग अभी 9 में ही है, ठीक है? अभी 9 में ही हम लोग घूम रहे हैं, आ रहे हैं 10 में भी आ रहे हैं, टेंशन ना लो तुम। 10 में थोड़ा सा बोनी करा के देंगे। आ जाओ, देखो अब मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अगर मान लो कि कोई रेखा है बच्चों, सुनिएगा बच्चा, अगर कोई रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर देखो, या तो ऐसे होगा ऊपर कोई रेखा, या तो कोई रेखा नीचे होगा। क्या कहते हो? अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर, समांतर समांतर ना पैरेलल, तो क्या होगा? देखो ये रेखा L मान लो, ये रेखा L डैश मान लो, ठीक है? ये रेखा देखो क्या है? एक्स अक्ष के समांतर है, तुम्हारा एक्स अक्ष के समांतर रेखा क्या होती है? जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। तो कहेगा जब कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो कैसे हम पता करेंगे कि उसका समीकरण क्या होगा? तो देखो अगर कोई रेखा एक्स अक्ष से समांतर है तो यहां से यहां का दूरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? कोटि। और यहां से यहां की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये भी कोटि है ना? समझ लो। और यहां से यहां की दूरी को तुम पकड़ के चलो कि ए है, और यहां से यहां की दूरी को हम -a समझते हैं, पकड़ के चलते हैं, ठीक है? तो हमारा जो y क्या कोटि है, कोटि को y से लिखते हैं, तो y या तो हमारा a होगा या तो हमारा -a होगा, मतलब प्लस माइनस a होगा। तो बच्चे वाले ये देखो तुम्हारा क्या है? कोटि है, कोटि को मान लिए a, ये भी हमारा क्या है? कोटि है, लेकिन इधर ऋणात्मक कोटि है, धनात्मक कोटि। अपने को ऋणात्मक धनात्मक से मतलब नहीं, अपने को कोटि से मतलब है। तो हमारा कोटि किससे लिखते हैं? प्लस माइनस a से, है ना? तो यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर हो तो इसका समीकरण जो होगा, ये होगा y बराबर प्लस माइनस a, ठीक है? y बराबर प्लस माइनस a, या तो y का मान, मतलब y का मान 0 कभी नहीं होगा, y का मान कुछ तो होगा, या तो प्लस माइनस a होगा या कुछ भी होगा, ठीक है? समझ लो। वैसे यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर हो तो इसका समीकरण x बराबर, देखो अब y अक्ष के समांतर क्या होगा? या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। क्या कहते हैं? सही बात है ना?
या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। इधर वाले को प्लस बी बोलेंगे और इधर वाले को माइनस बी बोलेंगे। इसका मतलब x बराबर प्लस माइनस बी होगा। यहाँ पे बी क्या है, भुज है, ठीक है। बात समझ लो ना। ये रेखा अगर समांतर है, ये रेखा किसकी बात कर रहे हैं, हाँ वाई अक्ष। ये रेखा अगर समांतर है वाई अक्ष का, तो ये रेखा की दूरी वाई अक्ष से क्या होगा, वाई अक्ष से दूरी जो होगा वो हमारा भुज ही होता है, तो प्लस माइनस बी होगा। जहां पे बी क्या है, बी जो है भुज का मान है, ठीक है। और यहाँ पे ए का मान क्या है, कोटि का मान है। बात समझ लो जी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको। इनमें से कौन एक्स अक्ष के समांतर होगा। देखो जी, x बराबर 2, y बराबर -5, x बराबर 0, डी में नंबर। तो कौन होगा ये, देख लो। x क्या लिखा है इनमें से कौन, x अक्ष के समांतर। x अक्ष के समांतर के लिए क्या आना चाहिए, हमारा y बराबर समथिंग देखो। तो y बराबर समथिंग कहाँ है, यहाँ पे। ये हमारा हो गया x अक्ष समांतर, ठीक है जी। x अक्ष के समांतर होने के लिए y बराबर प्लस माइनस ए होना चाहिए। ऐसे अगर बोल देता कि कोई y अक्ष के समांतर बोलो, क्या होता, इनमें से कौन तो देख लो जी क्या बोला है इस बार, y अक्ष के समांतर। तो y अक्ष के समांतर के लिए x बराबर कुछ भी होना चाहिए, x बराबर कुछ भी कहाँ है। उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा। तो ये सारी बातें जो थी बच्चा, छोटी छोटी बातें थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, और मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आना चाहिए। तो एक काम करो, आप अपने कॉपी में सारी बातें एक जगह पूरा लिख डालो, ठीक है। जैसे लेक्चर 1, लेक्चर 2 में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। बहुत मजा आएगा, आप इसको अच्छे से लिख लो, और अगर मजा आया ना तो उसको शेयर दबा के कर दो, तो सब्सक्राइब वगैरह ठोक सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दूसरा लेक्चर में। तब तक के लिए जहां भी हो अच्छे जाओ, जय हिंद।